दोस्तों नमस्कार। 4PM गुजरात पर 4PM न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों आज इस कार्यक्रम में, इस वीडियो में हम साक्षात्कार करने वाले हैं श्रवण गर्ग साहब, उनके साथ बात करने वाले हैं। और गर्ग साहब कोई तारीफ के मोहताज नहीं है, तो मैं उसमें लंबा वक्त नहीं बिताऊंगा और बड़ी शॉर्ट जो है ब्रीफ देके फिर हम सीधा आपसे बात करना शुरू करेंगे। ब्रीफ ये है कि कुल मिला के आज के कार्यक्रम की कि ये जो सरकार, नई सरकार, मतलब ये 24 की चुनाव के बाद की जो सरकार बनी है, उसके बाद से अचानक से बहुत सारी चीजें होने लगी है। और जो हो रही है वो जब हम निकलते हैं बाहर, लोगों से मिलते हैं, तो चर्चाएं सुनते हैं। हम खुद भी एक देश के नागरिक हैं, पत्रकार तो है ही है, लेकिन नागरिक भी तो हैं। मन भी सवाल होते हैं। तो बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जो जिसके पीछे का कारण समझना, लॉजिक समझना, वो हमको लगता है कि बहुत जरूरी हो जाता है इस देश के नागरिक होने के नाते। और उदाहरण के तौर पे जिस तरह से इस बार कांवड़ यात्रा में जो हुआ, वो वो कुछ ऐसा था कि शायद इससे पहले इतना कभी कुछ नहीं हुआ था। जो दृश्य हमने देखे वो इस बार ही क्यों। तिरंगा यात्रा वैसे निकली है, लेकिन इस बार की तिरंगा यात्रा जो भाजपा निकाल रही है, भारतीय जनता पार्टी, उसको लेकर भी मन में कुछ बहुत सारी स्थितियां होती है, सवाल की। तो जो अभी चल रहा है, मतलब बहुत कुछ हो रहा है, बलात्कारों की घटनाएं हो रही है, वो तो अलग ही है। उस पर तो फिर उसको इसमें जोड़ने की क्या हम कोशिश करें। पर कुल मिला के असमंजस की एक स्थिति या तो पैदा की जा रही है या हो रही है, पॉलिटिकल, सोशियो पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, उस पर बात करनी है। तो मैं गर साहब को मेरे साथ जोड़ देता हूं और उनका स्वागत करता हूं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैंने आपका आलेख पढ़ा और उसी से जो है मुझे मन में ख्याल आया कि इस पर बात दर्शकों से करनी चाहिए। और आपसे ज्यादा मुझे लगता है कि उसको अच्छी तरह से कोई बोल नहीं सकता है। तो सर, अब आपका मंच है, आप ही, आपका आलेख पढ़ा है तो उस पर भी आप बात करें। और मैंने जो प्रस्तावना में कहा है भूमिका में, आप उसको भी एड्रेस कर दें। तो बस अब आप बताइए सर, आपकी आवाज। मेरे 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 मन में अभी जो विचार चल रहा है, जी और वो ये चल रहा है कि देश में कुछ चोरी छुपे या नागरिकों की बगैर जानकारी के या उनके बगैर संज्ञान के कुछ ऐसा चल रहा है जो उनको समझ में नहीं आ रहा है जी कि क्या हो क्या रहा है। मतलब लोग परेशान अलग तरीके से हैं। जैसे होता है ना कि कुछ तो ये होता है कि जैसे कोई ज्योतिषी कह दे कि आपका अनिष्ट होने वाला है, जी या कोई कह दे ज्योतिषी कि आपको करोड़ रुपए की लॉटरी खुलने वाली है, जी तो नागरिक वो परेशान होके घूमने लगता है। अरे अनिष्ट हो रहा है तो वो लग जाता है जादू टोने में, पूजा पाठ में। और लॉटरी खुलने वाली है तो सोचने लगता है कि यार इसको कैसे खर्च करूंगा, कैसे क्या कहाँ कहाँ खर्च करूंगा। तो वो कौन बनेगा करोड़पति की सीट पर बैठे हुए और 50 लाख तक जो पहुंच गया है प्रतिभागी, और उसको 1 करोड़ का दाव चलना है। ये देश भी इस समय एक हॉट सीट पे बैठा हुआ है, जी और उसमें सामने की सीट पर मोदी जी बैठे हुए हैं। जी अमिताभ बच्चन की जगह मोदी जी हैं, और उनके सामने की सीट जो हॉट सीट है उस पर पूरा देश बैठा हुआ है। और देश पूछ रहा है सवाल मोदी जी से कि ये क्या हो क्या रहा है। और मोदी जी किसी सवाल का जवाब देने से पहले, या हॉट सीट पे मोदी जी नहीं है तो बोले कि सरकार बैठी हुई, ऐसा बोल। तो वो कोई जवाब दें
सरकार, तो पता चलता है कि एक और पुल टूट गया बिहार में, तो सारे लोग उधर देखने लगते हैं। फिर दूसरा सवाल पूछे तो पता चलता है कि वो जवाब दें उसके पहले शेयर मार्केट क्रैश हो गया। फिर कोई तीसरा सवाल पूछे तो बोले कि अयोध्या में पानी भर गया। चौथा सवाल दें तो बोले एयरपोर्ट की छत गिर गई। पांचवा सवाल पूछे तो बोले रेल एक्सीडेंट फिर हो गया। छठा सवाल पूछे तो बोले हाथरस में 200 से ज्यादा लोग मर गए, तो उसमें क्या हुआ? बोले कुछ नहीं हुआ, बाबा के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर सातवां सवाल पूछे तो बोले क्या हुआ? बाबा आसाराम भी बाहर आ गए और राम रहीम भी बाहर आ गए। नागरिकों को नौवां सवाल पूछे तो बोले हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी पहली, उसका क्या हुआ? तो बोले कुछ नहीं हुआ। तो दूसरी रिपोर्ट आई तो क्या हुआ? तो बोले उसमें पता चला कि जो सेबी की चेयरपर्सन है वो खुद इन्वॉल्व है। आपको आश्चर्य होगा कि मैं इतनी उम्र हो गई मेरी और इतनी मैंने पत्रकारिता की है और देश भर में की है, गुजरात में भी की और सब जगह की है। ये जो टाइम जिसमें अभी हम हैं, वो टाइम अगर मनमोहन सिंह के टाइम पे होता तो वो सरकार अभी तक कहाँ होती। बहुत सी बात। और देखिए कि ये सरकार पूरी की पूरी निर्लज्जता से बेशर्मी के साथ सत्ता में बनी हुई है। बनी नहीं हुई है, डिक्टेट कर रही है, नागरिकों को डिक्टेट कर रही है। तिरंगा यात्रा, कावड़ यात्रा, मतलब कावड़िए तिरंगा भी लेके चल रहे हैं और योगी जी की हुकूमत उनके रास्ते में पड़ने वाली अल्पसंख्यकों की दुकानों पर नाम पट्टिकाएं भी लगा रही है। तिरंगा यात्रा भी चल रही है और अल्पसंख्यकों के खिलाफ कार्रवाई भी चल रही है, बुलडोजर भी चल रहा है। जी। देश में एक भ्रम की स्थिति या तो पैदा की जा रही है, क्योंकि इतना भ्रम सहज रूप से पैदा नहीं होता है। जी। होता है, मतलब ऐसा भ्रम पैदा होता है युद्ध की स्थिति में कि युद्ध हो चल रहा है, अब क्या होगा। जैसे दुनिया के दूसरे, जैसे बांग्लादेश में मान लो जो स्थिति है, वहां के नागरिकों की परेशानी समझ में आ सकती है कि यार अब क्या होगा, इलेक्शन होंगे कि नहीं होंगे, होंगे तो कौन आ जाएगा, जमात आ जाएगी कि खालिदा की हुकूमत आ जाएगी कि अवामी लीग क्या करेगी। वहां वहां झंझट हो सकती है। हमारे यहाँ क्यों हो रही है झंझट इतनी? और आपने हमारे पीएम साहब का उद्बोधन सुना, वो कह रहे हैं कि जो वर्तमान में जो सिविल कोड है या नागरिकता कानून है वो कम्युनल है। तो बोले कि आप सोचिए कि 47 में आज़ादी मिली, हम 24 में बैठे हैं, 77 ईयर्स के बाद 78वें साल में 78 में जब स्वतंत्रता संग्राम दिवस के, हम इतने सालों तक एक कम्युनल सिविल कोड के अंतर्गत जी रहे थे, उसके अंतर्गत फैसले दिए जा रहे थे अदालतों के द्वारा। ये हमारा प्रधानमंत्री कह रहा है और वो कह रहा है कि हम एक सेकुलर सिविल कोड लाएंगे। तो जो मैं पहले अपनी बात शुरू की उसका ये मतलब है कि आप सिविल कोड तो सेकुलर लाना चाहते हैं और सोसाइटी को कम्युनली डिवाइड करना चाहते हैं।
बिल्कुल। आप ये बताइए कैसे चलेगा कि समाज में तो सांप्रदायिक विभाजन हो जाए और सिविल कोड धर्मनिरपेक्ष हो जाए, तो कैसे चलेगा? आप पाठ्य पुस्तकों से प्रियम्बल हटाते हैं, हिस्ट्री की चीजें बदलते हैं और लाल किले से कहते हैं कि बिरसा मुंडा ने हाँ, 1857 के पहले 57। के स्वतंत्रता संग्राम के पहले से अंग्रेजों से लोहा लिया था। और बिरसा मुंडा का तो जन्म ही 1875 में हुआ। या अमित शाह जी कहते हैं कि सावरकर नहीं होते तो हमको इतिहास को देखने का जो नजरिया है हमारा, वो अंग्रेजों का नजरिया होता है जी 1857 के इतिहास को। तो वो तो जी। सावरकर जी का जन्म ही 1883 में हुआ। ये हो सकता है कि वो अमित शाह जी ये कह रहे हो कि 1857 के संग्राम को सावरकर की नजरों से देखना चाहिए, ये मान रहे हो। हाँ। गुजराती आदमी जब हिंदी बोलता है तो वो थोड़ा सा भ्रम हो जाता है। जैसे जैसे हिंदी में बोलते हैं कि इस्तीफा दिया, तो वो गुजराती में बोलते हैं राजीनामो आप्યું। राजीनामा है, तो बरोबर। तो हिंदी में राजीनामों का मतलब होता है कि हम सहमति का पत्र है, हाँ। हम राजी हो गए हैं आपके काम। हम्म, तो हम्म, तो गुजराती आदमी या मराठी आदमी जब हिंदी बोलता है तो थोड़ी भ्रम की स्थिति हो जाती है, तो उतना हो मार्जिन जाती हमको है। देना चाहिए। पर जो वो कुल मिलाकर स्थिति है, मोदी साहब ने वो जब भी अंदाजा लगाना होता है तो वो अंदाज लगा देते हैं, इसमें हाँ अंदाजा अंदाज की जगह लगाते हैं। अंदाज, हाँ, ये सब होता है। अंदाज लगाते हैं और आजादी को आजादी आजादी बोलते हैं। जी जी। उसमें कोई दिक्कत नहीं। वो अपन दक्षिण भारत का आदमी हिंदी कैसे बोलता है, तो हम उस पर तो कोई टिप्पणी नहीं करना चाहिए। वो हिंदी बोलते हैं, ये बड़ी बात है, क्योंकि वो जी चाहे तो बोले कि मैं गुजराती में बोलूंगा, आपको सुनना हो तो सुनो। तो इसलिए मैं उनकी हिंदी की मजाक नहीं उड़ा रहा। मैं तो केवल ये कह रहा हूँ कि गांधी जी भी गुजराती थे, उनके कहे से भ्रम नहीं फैलता था। सरदार पटेल भी गुजराती थे, मुरारजी भाई भी गुजराती थे। गुजरात ने इस देश को बड़े बड़े, इसको कहना चाहिए, राष्ट्रीय विभूतियां दी हैं। कभी भ्रम नहीं फैला जितना ये अपने जो दोनों भाई हैं ये फैला रहे। जी। ये भ्रम फैलाएं, कोई दिक्कत नहीं। गुजरात में फैला रहे होते, जो फैलाया इन्होंने 12 साल 13 साल, तो चल गया। हो क्या गया कि देश इनके हाथ में आ गया। तो देश इनके हाथ में आ गया और देश की इकोनॉमी दो गुजरातियों के हाथ में आ गई। अब बचा नहीं कुछ देश में। मतलब देश को चलाने के लिए प्रशासन इन दो हाथों में और इकोनॉमी दो हाथों में। तो मतलब देश को ये जैसा चाहे वैसा हो सकता है। नागरिक ये समझ नहीं रहे हैं कि देश, पूरा देश जो है, चार लोगों का गुलाम है। इतनी दूर से, 7 समंदर पार से जो अंग्रेज गुलामी में भारत को रखा, उनसे जितना डर नहीं लगा इतनी बड़ी हुकूमत से, इतने लोग, उतना चार लोगों से लगता है। आप नागरिकों को ये सोचना चाहिए कि वो किससे डरते हैं। सिर्फ चार लोगों से डरते हैं। शेयर मार्केट पर पूरा अडानी अंबानी का कब्जा है। मतलब जो डूबता है, जब बोलते हैं ना क्रैश हो गया, तो कौन डूबता है? अडानी के शेयर होल्डर्स डूबते हैं या अंबानी के शेयर होल्डर्स डूबते हैं? बाकी का तो बहुत मार्जिन पर है। मतलब जो जी। टॉप की कंपनीज हैं उनमें तो यही। तो और ये जो दोनों अडानी अंबानी हैं, ये दोनों इन दोनों के अंतर्गत हैं। तो इसलिए क्या दिक्कत क्या हो गई कि ये जैसा चाहते हैं वैसा देश चल रहा है। जो पूरा मीडिया है, जितने मेन स्ट्रीम के चैनल्स हैं,
देश पर कब्जा करना हो तो सबसे पहले मीडिया की आवाज बंद करो या उसको खरीद लो, ये एक नीति रहती है, बिल्कुल। या उसको डरा दो। यही हुआ 10 साल से, यही हुआ। जी। राहुल गांधी अगर नहीं आता 2022 में सड़कों पर और वो कमरे के अंदर से ही अगर देश को, राजनीति को चलाता होता, जी। तो हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाते मयूर भाई। ये बहुत सही बात है, बहुत सही बात है। ये बहुत बड़ा, जैसे कहते हैं ना कि महात्मा गांधी अगर अफ्रीका से नहीं आते भारत में 1915 में, जी। या उनको, मैं कई बार कहता हूं कि वो अफ्रीका में उनको ट्रेन से नीचे एक धक्का नहीं देता एक अंग्रेज, हाँ, तो उनको गांधी जी को वो वकालत ही करते रहते हैं। बिल्कुल। उनको समझ में नहीं आता कि भारतीयों को गुलामों की तरह अंग्रेज वापरते हैं। जी। वो जो धक्का लगा उनको ट्रेन में, हम्म। वो धक्का फिर अंग्रेजों को उन्होंने दिया। दिया। तो इसलिए ये राहुल गांधी का आना, मैं महात्मा गांधी से तुलना नहीं कर रहा हूं उनकी, पर जी, मैं समझ रहा हूँ। जी जी, बिल्कुल। पर मैं ये मान रहा हूं कि महात्मा गांधी की या जयप्रकाश नारायण की या राम मनोहर लोहिया की ये वापसी है, मतलब जिसको कह सकते हैं कि देश की जमीन पर ये जो विभूतियां हुई हैं, या सरदार पटेल की वापसी है, या आपके यहाँ बहुत बड़े बड़े आंदोलन हुए। आपके यहाँ याग्निक साहब का बड़ा आंदोलन था, इंदुलाल याग्निक का बड़ा आंदोलन जी। गुजरात में, खेड़ा का यहाँ सत्याग्रह बड़ा आंदोलन था। महागुजरात, जिससे फिर गुजरात एक राज्य बना उस आंदोलन से। जी। तो ये लोग याद नहीं करते याग्निक साहब को, या नवनिर्माण नहीं होता आंदोलन तो गुजरात कहाँ होता, या बिहार आंदोलन नहीं होता तो कहाँ होता। तो ये जो, मैं अपनी पुरानी बात पे आता हूँ कि लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। लोगों को समझ में आना चाहिए, लोगों को पूछना चाहिए कि यार शू चाले छे, ये चल क्या रहा है। फिर जब वो पूछेंगे कि क्या चल रहा है, तो ये पूछेंगे कि कौन चला रहा है, जी, बिल्कुल। इसके पीछे कौन है। हम्म। फिर वो ये पूछेंगे कि अरे यार इससे तो डरना पड़ेगा, इसको कैसे, इसका मुकाबला कैसे करें। जी। ये जो पूरी की पूरी कहानी है, जो आपका जी। सवाल था कावड़ यात्रा, तिरंगा यात्रा भी वही है कि आपके यहाँ गुजरात का एक वीडियो अभी पूरा फैल रहा है कि जो हाथ में तिरंगा है और बच्चों को, स्कूल के बच्चों को स्कूल की सावरकर, शर्ट, स्कूल की सावरकर की टी ड्रेस शर्ट। पर भगवे पर सावरकर का हम्म। और सुभाष बाबू का फोटो है। जी। और सुभाष बाबू ये, का फोटो की साइज छोटी है, सावरकर की हाँ बड़ी है। एग्जैक्टली। जी। तो अब यही होगा कि हाथ में तिरंगा और मन में भगवा। हम्म। लोग डर रहे हैं कि जैसे जैसे भीड़ में भेष बदल के या साधु के भेष में भीड़ में घुस जाते हैं, या जी। शादियों के रिसेप्शन में किराए के कपड़े पहनकर लूटने के लिए गैंग घुस जाती है, कि जी। वो रिसेप्शन में पैसे जो मिलते हैं उनको लेके भाग जाते हैं, अच्छे कपड़े पहन के आते हैं। जी। ये एग्जैक्टली वही हो रहा है कि आप भगवे के ऊपर कोई दूसरा कपड़ा पहन लें या भगवे पर सावरकर लगा लें, पर हाथ में तिरंगा ले लें, तो लोगों का ध्यान तिरंगे की तरफ रहेगा, जी। भगवे की तरफ नहीं रहेगा, और लोग झांक के नहीं देखेंगे कि किसका फोटो लगा है उसके ऊपर। और बच्चों से जब पूछा तो वो बच्चों ने बापू का ही नाम लिया। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अब हमको, नागरिकों को, देखिए सत्ता में कोई रहे हमको उससे मतलब नहीं। मैं तो एक चीज और भी कहता हूँ कि अगर
हमारे यहाँ बड़े बड़े, हम चंबल में जब जयप्रकाश जी के साथ 1972 में काम करते थे, तो वहाँ 550 डाकुओं का हृदय परिवर्तन हुआ था। जी। उन्होंने बंदूक बंदूक छोड़ दी थी और गांधी जी के चरणों में समर्पित कर दी थी। मैं इनको डाकू तो नहीं बोलता, पर मैं ये कहता हूँ कि अगर आपका हृदय परिवर्तन हो गया है तिरंगा हाथ में लेने को, कि आपने 50 साल तक तो अपने मुख्यालय पर तिरंगा नहीं लगाया, और 1950 से करके 2002 तक नहीं लगाया। बिल्कुल। अब अगर आपका हृदय परिवर्तन हो गया है तो हमको कोई दिक्कत नहीं, पर हमको शक है, क्योंकि आपका हृदय परिवर्तन जो है वो, उसके लिए हमको अभी संदेह हो रहा है कि ये तात्कालिक है, स्थायी है। आपको चुनाव में जो घाटा हुआ अभी, उसके कारण है। जैसे आदमी टाइफाइड के बाद परहेज पर आ जाता है, जी। और फिर जैसे ही ठीक होता है, तंदुरुस्त होता है, तो फिर बद परहेजी करने लगता है। तो बिल्कुल। क्या ये तो नहीं है कि सरकार बीमार है इसलिए ये सांप्रदायिक उद्देश्य से परहेज कर रही है, और हाँ, ये सवाल होता है। जैसे ही बहुमती में आएगी 400 पार, तो फिर देश भी गंगा पार, ऐसा तो नहीं है। तो ये सवाल होता है सर। ये सवाल होता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया। आपका कोई सवाल हो, आपका बस एक समय छोटा हो सा तो। सवाल है, इसके बाद मैं एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ इस बातचीत में हमारे सर, कि वो जो आप कह रहे हैं वो बात बिल्कुल मतलब समझ में बिल्कुल खुल के सामने आ रही है कि वो एक स्थिति बनी हुई है कि लोग के मन में बहुत सारे सवाल है, जैसे आपने केबीसी के फॉर्मेट में समझाया, और सरकार के पास कुछ और होता है, क्योंकि कोई वही सही स्थिति है नहीं बयान करने के लिए सरकार के पास, और लोगों के मन में सवाल है, और आपने कहा कि समझना बहुत जरूरी है कि क्या हो रहा है। पर एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछ लेता हूँ, वो ये है गर्ग साहब कि ये जो इस बार की जो गवर्नमेंट बनी है हमारी, एनडीए, अब तो इसको एनडीए गवर्नमेंट मोदी साहब भी खुद भी कहते हैं कि ये तो एनडीए गवर्नमेंट है। इस गवर्नमेंट में ऐसी कौन सी बहुत अलग बात देख रहे हैं आप इससे पहले वाली को अगर कंपेयर किया जाए, तो जहां भाजपा के पास पूर्ण बहुमत था, मतलब सरकार बनाने लायक बहुमत था, 272 से ज्यादा थी, इस बार नहीं है। उस सरकार में और मतलब 2019 से 24 के बीच और 24 के बाद के अभी जो जितने भी दिन हुए, आपको कुछ फर्क नजर आ रहा है क्या? अगर है तो वो क्या है? देखिए, सरकार में बड़ा एक लाइन में फर्क बोलूं तो, जी। कि सरकार कमजोर हो गई है, पर वो आक्रामक दिखना चाहती है। मतलब उसको लगता है कि यार, लोग जैसे कहते हैं ना कि आदमी का आदमी के पैर में मोच आ जाए, पर वो सामान्य तरीके से चलना चाहता है। जी। उसको लगता है कि यार, मैं लंगड़ा के चलूंगा तो लोग क्या कहेंगे। तो वो क्या करता है जी। कि पैर में दर्द हो तो भी वो जो पैर में मोच आई, उसकी चिंता नहीं करता। वो सीधे चलने की कोशिश करता है और अपने घाव को और बढ़ाता है। जी। ये सरकार कमजोर हो गई अंदर से पूरी तरह से, और ये बहादुर दिखना चाहती है। और इसीलिए लाल किले से भी कहते हैं कि हम तीसरी बार आ गए। संसद में भी कहते हैं तीसरी बार आ गए। विदेश में भी जाके कहते हैं तीसरी बार आ गए। वो कहते हैं कि जनता हमको लाई है। तो वो, अगर वो विनम्र होते, तो वो ये कहते कि हमको जनता ने इस बार पिछली बार के मुकाबले मैंडेट कम दिया। तो ये एक कमजोर आदमी जब बहादुर दिखने की कोशिश करे, मजबूत दिखने की कोशिश करे, तो वो ज्यादा आक्रामक हो जाता है या ज्यादा वायलेंट हो जाता है। बिल्कुल। आपके घर में आपने देखा होगा कि जो थोड़ा सा, जैसे, उदाहरण तो ठीक नहीं है, पर जैसे अगर कोई मानसिक रूप से या विक्षिप्त हो थोड़ा सा, पर उसको ज्ञान पूरा हो, संज्ञान में हो, उसको पता है कि मैं कौन हूँ, ऐसा नहीं है, पर वो
आपके ऊपर हिंसक तरीके से हमला करता है, आप अगर कुछ उसकी मर्जी का नहीं करो तो ये जो प्रशासन है, ये जैसे किसको समझ नहीं आ रहा है कि जैसे कई बार क्या होता है कि जो ट्रेंड जो पेट्स होते हैं, जिनको बहुत सिखाया पढ़ाया जाता है कि मेहमान के सामने कैसे बैठना करना, वो भी कई बार क्या होता है कि सड़कों पर जाते हुए नागरिकों को काटने लगते हैं कमजोरी के क्षणों में, या कुछ ऐसी चीज नजर आ गई तो ये सरकार को जैसे ही राहुल गांधी नजर आता है ये विक्षिप्त हो जाती है, तो कहती है अरे इसको तो पीछे की सीट पे बिठाओ। वो पीछे की सीट पर बिठाने का मेरा लॉजिक क्या है मालूम है? मेरा लॉजिक ये कि अगर फ्रंट सीट में बिठाते तो मोदी जी के नजरों में बराबर बने रहते और मोदी जी बोल ही नहीं पाते। बिल्कुल, वो पूरी की पूरी उनकी पूरी तरह वो हिले हुए रहते हैं। जैसे वो राहुल गांधी ने बोला ना कि मैं जब बोलूंगा तब वो दिखेंगे ही नहीं, दिखेंगे नहीं, और वो बात सही है, वो बात सही है। तो ये अगर फ्रंट रो में 7वें नंबर की सीट पर बैठ जाता राहुल, तो मोदी जी का भाषण ही नहीं होता। मेरा ऐसा अंदेशा है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, कि जैसे नहीं आप वो किसी है को सर, वो हम तो देखते आ रहे हैं ना, आपने भी देखा हुआ है सर, हम तो साथ ही में आपके नीचे काम करते थे गुजरात में, हमने देखा है अगर कोई जो प्रखर होता है, जो मतलब प्रतिद्वंदी या ऐसा जो उनसे बहुत बड़ा बुद्धिमान और हर तरह से आगे, वो उनको फेस नहीं करते, तो वो चुरा लेते हैं नजरें, हाँ उनका एग्जैक्टली। कॉन्फिडेंस हिल जाता है सर। तो वो राहुल गांधी को अगर देख लेते तो ये लास्ट मिनट में बोला होगा यार इसको पीछे बिठाना, मेरे को दिखे नहीं है। तो राहुल गांधी ने विनम्रता दिखाई, उन्होंने कहा कि यार मैं पीछे बैठ जाऊंगा, तो पीछे बैठने का ज्यादा असर हो गया पूरे देश में। मतलब जैसे विनेश फोगाट अगर सिल्वर जीत लेती हाँ। तो देश में उतनी उथल पुथल नहीं मचती जितनी दिल्ली में आज मच रही है, दिल्ली से आज लेके मच रही, पूरे हरियाणा तक, बिल्कुल बिल्कुल। है ना? और टाइमिंग बड़ा विचित्र हुआ सर, मतलब चुनाव भी है अभी, चुनाव। और विनेश के साथ ये हो गया, और और ये सब चीजें। दूसरा आपको एक हाँ और चीज बता दूं, जी। कुछ लोग ध्यान नहीं देते हैं, मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा माइल चल के कि विनेश फोगाट के लिए पूरी कोशिश की गई होगी, और खबरें आई भी थी अगर आपने ऑब्जर्व किया हो, जी कि विनेश फोगाट का जो ट्राइब्यूनल का फैसला 16 अगस्त को आएगा, उसके पीछे भावना ये रही होगी कि 15 अगस्त शांतिपूर्वक गुजर जाए, हाँ। पर वो 14 तारीख की रात को आ गया। तो पूरा पूरा देश अपसेट हो गया, और वो ये कहने लगा कि ये जो हुआ है विनेश फोगाट के साथ, वो मैन्युफैक्चर्ड है या क्रिएटेड है। कस्टम मेड है काइंड ऑफ। हाँ, तो इसलिए मेरा अब ये ऑब्जर्वेशन है, मैं गलत भी हो सकता हूँ। नहीं बिल्कुल सर, मतलब ये मैं बहुत सहमत हूँ, मैं भी यही सोचता हूँ। अगर इसको जितना भी लॉजिकली देखने की कोशिश की जाए हर एक एंगल से, तो यही निकलता है, आप वही कंक्लूजन आता है, क्या करें, बात सही है। तो चलिए सर, आज यही समाप्त करेंगे, ऑलमोस्ट हमने सोचा था 15-20 मिनट बात करेंगे, आधा घंटा फिर भी हो रहा है, और आपने वक्त निकाल दिया, आपने बात की, और अभी की स्थिति को, देश की जो स्थिति है उसको, नागरिकों की मनोस्थिति को आपने जो रखा है, मेरे ख्याल से ये एक बहुत ही आज का ये कार्यक्रम बहुत सभी को देखने लायक है, सबको देखना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच जुड़ने के लिए, थैंक यू। तो दोस्तों, आपने ये बातचीत सुनी, अब हम उस स्थिति में, उस अवस्था में जी रहे हैं, और मतलब वो फारस जैसा आपको दिख रहा है, आप देखिए चीजें हो रही है कैसी कैसी हो रही है,
नेताओं के द्वारा जब ध्वज फहराने की कोशिश की जा रही है, 15 अगस्त के दृश्य देख लीजिए, आपको 50 दृश्य दिखेंगे। ऐसे नेताओं से ध्वज खुल नहीं रहा, या तो खुल रहा है, खींच रहे हैं तो नीचे आके पटक रहा, ध्वज जो है सीधा नीचे आके पटक रहा है। ये दृश्य जो है इस 15 अगस्त के दिन आम दृश्य थे। और एक दृश्य फिर वो देखने को मिलता है कि कहीं एक दक्षिण भारत में भी कहीं एक झंडा हमारा जो है फहराने की कोशिश की जा रही थी, वो भी खुल नहीं रहा था। और पता नहीं कहां से एक पंछी जो है वो आसमान से उड़ता उड़ता आया, और उस पंछी ने वो जो झंडा हमारा जो वो खींचा जा रहा था और खुल नहीं रहा था, उसको उस पंछी ने हवा में उड़ते उड़ते खोल दिया, खोल के चला गया। तो नेताओं से झंडा जो है फहराया नहीं जा रहा है, पंछी आके झंडा फहरा, ये हो रहा है आजकल। तो आपकी कमेंट के हम लोग जो है इंतजार में रहेंगे। आप इसको कैसे देखते हैं, बातचीत को लिख के हमको जरूर से बताइएगा। और ये बातचीत, ये आपको साक्षात्कार जो है अच्छा लगा हो तो फिर आप इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो की लिंक को आप शेयर करें हो सके उतना, तो और लोगों तक ये बातचीत पहुंच जाएगी। हमारा जो चैनल है उसको आप सब्सक्राइब करें, अपने आसपास के लोगों से करवाएं। ये आपके समर्थन और सहयोग से ही संभव है कि हमारा परिवार और बढ़ेगा, तो ये भी जरूर करें। और अंत में हम सबका धन्यवाद करते हैं, आज भी करेंगे, इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।